नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्य कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। कुछ समय पहले मैंने आपको बताया कि कैसे उत्तर प्रदेश से लेके पंजाब और गोवा से लेके मणिपुर के एक नहीं दो सर्वे, और अब बात दोबारा कर लेते हैं। दुनिया विश्व युद्ध 3 ना शुरू हो इसकी पूरी कोशिश कर रही है। हर कहानी के दो पहलू होते हैं, जैसे कहते हैं ना, माँ बाप सिखाते हैं बेटा सिक्के के दो पहलू होते हैं। ताली दो हाथ से बजती है, एक हाथ ताली बजा सकती है क्या? कई लोग बजा लेते हैं ऐसे ऐसे करके, मैं नहीं बजा पाता, लेकिन ताली दो हाथ से बजती है। हमारी ये जिम्मेदारी है, अपनी सोच बनानी चाहिए हमें तभी जब हम दोनों पक्ष को सुन लें। तो जब हम आपको रूस और यूक्रेन की जंग से जुड़ी हर खबर बता रहे हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है, रिपब्लिक की, मेरी ऐश्वर्य कपूर की जिम्मेदारी हो जाती है कि खबर दोनों तरफ की हो, आपको पूरी असलियत मालूम हो, आपको पूरी असलियत। ग्राफिक्स के साथ चलते हैं, ग्राफिक्स 2। अभी तक एक तरफ नाटो है और दूसरी तरफ एक तरफ नाटो है, एक तरफ नाटो है और दूसरी तरफ पूरा विश्व। आप चलाइए डायरेक्टर साहब, ग्राफिक चलाइए। अभी तक एक तरफ नाटो ने विश्व स्तर पर अपने नैरेटिव को कंट्रोल करके रखा है और दूसरी ओर विलन, बैड मैन घोषित कर दिया है किसको? रूस के व्लादिमीर पुतिन को। जी हां, जब मैं आपसे कहा ना कि जब मैं आपसे बात करूंगा रूस और यूक्रेन की जंग के बारे में तो आपको पूरी चीज बतानी पड़ेगी। नाटो ने अभी तक इस पूरे नैरेटिव को नाटो ने कंट्रोल करके रखा था। ये जो यूक्रेन और रूस है ये एक दूसरे के करीब है, लेकिन खबरें ऐसे आ रही थी जैसे पुतिन बैडमैन है। बात नाटो वर्सेस रशिया की है और जब मैं ये बोल रहा हूं तो इसमें कोई दो राय नहीं कि रूस की यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई को कोई ठीक नहीं ठहरा रहा है, कोई नहीं ठीक ठहरा रहा है। लेकिन जंग यहां तक पहुंची कैसे? जंग यहां तक पहुंची कैसे? क्या यह सवाल नहीं? क्या यह सवाल नहीं? अगला, इसके आगे चलाइए टिप। रूसी नेता गला फाड़ फाड़ कर कह रहे हैं कि इसके असली विक्टिम, इस जंग के असली विक्टिम कौन है? अमेरिका है। धीरे। और रशिया ने जो किया वो सिर्फ और सिर्फ आत्मरक्षा के लिए किया, आत्मरक्षा के लिए किया। जी हां, 5वें नंबर ग्राफिक्स पे डायरेक्टर साहब। और वो ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले इतने सालों में नाटो विस्तार कर रहा है, लगातार नाटो का विस्तार होते जा रहा है। नाटो का विस्तार इस लेवल पर हो रहा है कि क्या बताया जाए आपको। कई पूर्व सोवियत संघ के राज्य नाटो के सदस्य हैं। जब बात नाटो की सदस्यता की होती है तो यूक्रेन के बारे में बातें शुरू हो जाती हैं। रशिया ने इस बारे में कई बार चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन उससे हुआ क्या? कुछ नहीं। चेतावनी देने की कोशिश, जैसा मैंने आपको कहा, लेकिन नाटो ने उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज किया। चला लीजिए इसे डायरेक्टर साहब प्लीज। हालात आज जंग तक आ गए। इस जंग से अपना पल्ला झाड़ सकता है क्या नाटो? पल्ला झाड़ रहा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं इसके लिए पहले नाटो को हमें समझना होगा। नाटो अमेरिका और यूरोप के बीच एक सुरक्षा समझौता है जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद अस्तित्व में आया और इसके एक ही उद्देश्य था, डेमोक्रेटिक फ्रीडम को बचा के रखना। यानी एक बड़ा राज्य, एक बड़ा देश दूसरे छोटे देश पर कब्जा ना कर ले। नाटो की स्थापना, नाटो यूएसएसआर के खिलाफ एकजुट होने वाला गुट था, कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है। जो अपने आप को रूस से सुरक्षित रखने के नजरिए से बनाया गया था। उनका आर्टिकल 5 ये साफ तौर पर कहता है, बयां करता है कि अगर किसी भी सदस्य पर हमला हुआ तो सभी एक साथ आ जाएंगे और उसकी रक्षा करेंगे। कौन अटैक कर सकता था वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बाद? या तो जर्मनी या तो रूस। नाटो का आर्टिकल 5 तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन नाटो के विरुद्ध क्या करेगा? रूस ने जब नाटो बढ़ता रहा तो 1955 में ही वॉरसॉ संधि का संगठन बनाया। इसका भी उद्देश्य वही था जो नाटो का था। तो एक तरफ नाटो और दूसरी तरफ वॉरसॉ संधि, इसके भी सदस्य एक के बाद एक बढ़ने लगे। लेकिन उसके बाद, जी हां, उसके बाद वॉरसॉ पैक्ट को हटाने की बात चलने लगी।
ये बात हुई। वॉर्सो संधि क्या है ये मैंने आपको बताया। नाटो के जवाब में वॉर्सो संधि नाटो का एक माना गया, जैसे नाटो वर्सेस वॉर्सो हो गया। यानी अमेरिका अगर जंग नहीं भी लड़ेगा तो देशों को इकट्ठा करेगा। तो रूस ने भी ये शुरू करा। रूस को पश्चिम पर शक आज से नहीं है। ये कहते हैं ना कि व्लादिमीर पुतिन इज अ बैड मैन, उन पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। पश्चिम पर शक आज से नहीं, सदियों से है। और अगर उनकी माने तो उनके पास इसका एक या दो नहीं 5 बड़े कारण हैं। डायरेक्टर साहब, रूस पर 5 बार पश्चिम की तरफ से आक्रमण हुआ। 1 2 3 4 5 5 बार रूस पर 5 बड़े आक्रमणों के बारे में मैं आज आपको बता रहा हूं, और ध्यान से जरा सुनिएगा। 1610 यानी 1610 से 1612 क्रेमलिन पर पोलैंड का आक्रमण हुआ। 1708 से 1709 के बीच रूस पर स्वीडन का अटैक हुआ। 1812 में रूस पर नेपोलियन का आक्रमण हुआ, मुझे बताने की जरूरत नहीं। 1914 से 1918 पहला विश्व युद्ध, जर्मनी के साथ जंग। 1941 सोवियत संघ पर नाजी आक्रमण। तो ये 5 बार। ऐसे में सवाल यह है कि रूस अगर पश्चिम पर भरोसा करे तो कैसे करे। मैंने कहा था ना, पुतिन है कि मानते नहीं। लोगों ने मजाक किया था। ये मजाक की बात नहीं, बात यह है भाई कि पुतिन माने तो माने कैसे। रूस ने नाटो को अमेरिका का एक्सटेंशन समझा, और क्या गलत समझा था? और क्या वो इतना गलत था? ये मेरा सवाल आपसे। 1989 बर्लिन की दीवार ढाई गई। 1991 में सोवियत संघ का विभाजन कर दिया गया। इस समय पूरा यूरोप हिला हुआ। सबसे बड़ा सवाल जर्मनी के सामने था कि वो नाटो में जाए या वॉर्सो संधि को साइन कर ले। एक तरफ जर्मनी है, बीच में जर्मनी है, इधर रूस, इधर अमेरिका। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश सीनियर ने रूस के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव को एक खुला न्योता दे डाला था कि अगर गोर्बाचोव तुम जर्मनी को छोड़ दोगे, जर्मनी नाटो की ओर आ जाए, तो नाटो अपना विस्तार आज के बाद, उस क्षण के बाद नहीं करेगा। पर आज अमेरिका कहता है कि ऐसा कोई वादा हुआ नहीं। ठन ठन गोपाल, कुछ नहीं हुआ। बहरहाल उस समय रूस ने वॉर्सो संधि को रद्द कर दिया इस उम्मीद में कि नाटो भी ऐसा करेगा। रूस कहता है कि उसने सिर्फ जॉर्ज डब्ल्यू बुश सीनियर, जिनकी तस्वीर चल रही है, उसके कहने पे ऐसा किया। लेकिन क्या नाटो ने ऐसा किया? अमेरिका ने ऐसा किया? बिल्कुल नहीं, बल्कि इसका विपरीत कर दिया, इसका उल्टा कर दिया। इसको समझाने के लिए मैं आपको कह रहा हूं, देखते हैं कि किस तरह नाटो की शुरुआत हुई और आज नाटो कहां खड़ा है, यह देखना बहुत जरूरी है। नाटो की शुरुआत, डायरेक्टर साहब अगर ग्राफिक चला दें, 12 देशों के साथ हुई 1949 में। लेकिन अगर आज की बात की जाए, चलते रहिए, लेकिन अगर आज की बात की जाए तो नाटो कहां है? 1949 से शुरू हुआ था, लेकिन अगर आज, मैं कह रहा हूं बार बार, चलिए डायरेक्टर साहब, लेकिन अगर आज की बात मैं करूं, अगर आज की मैंने बात करी तो पूरा ईस्टर्न यूरोप, मैं बार बार कह रहा हूं, पूरा ईस्टर्न यूरोप जो एक समय सोवियत संघ का हिस्सा था, वो आज नाटो का भाग है। रूस ने कई बार समझाने की कोशिश की, कई बार चेताया। फरवरी 2007 में पुतिन ने म्यूनिक कॉन्फ्रेंस में खुलेआम कहा कि यह बर्दाश्त के काबिल नहीं है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ रूस ही महसूस कर रहा था इसे। जून 1997 में 50 अमेरिकी बुद्धिजीवियों ने अमेरिका के उस समय के राष्ट्रपति, तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को लिखा। लेकिन क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं। एक नहीं, 4-4, 5-5, 6 से 7-7 बार अमेरिकी नेता, अमेरिकी ब्यूरोक्रेट्स ने चेतावनी देने की कोशिश की, रूस को बताने की कोशिश की कि ये मत करो, उल्टा पड़ जाएगा, ये मत करो, उल्टा पड़ जाएगा, और ऐसा पड़ेगा कि संभाले नहीं संभलेगा। लेकिन क्या अमेरिका माना? कितने इतिहासकार, कितने बड़े बड़े लोग, कितने नामी गिरामी लोगों ने अमेरिका को समझाने की कोशिश की, लेकिन उन सब की बातों को नजरअंदाज किया गया।